गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग पढ़े थे कि लेखिका अपने माता पिता के विषय में बता रही थी कि उसके माता कैसे थे, उसके पिताजी कैसे थे, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसने अपने जीवन में आगे कौन कौन सी घटनाएं घटी। क्या है, वो कहती हैं कि 5 भाई बहन में सबसे छोटी थी मैं, वो सबसे छोटी थी। और ये भी कहती है कि उसकी बड़ी बहन जो थी, उसकी शादी जब हुई तो उसका उम्र 7 साल था। लेकिन उससे जो 2 साल बड़ी बहन थी सुशीला, उसके साथ उसने बहुत सारे खेल खेले। सभी खेल उसके साथ खेलती है, जैसे कि लंगड़ी टांग, काली टीले, पकड़म पकड़ाई, गुड्डे गुड़िया की विवाह, है ना। इन सभी खेल अपने अपनी 2 साल से बड़ी बहन और अपनी सहेलियों के साथ खेलती है। और वो कहती हैं कि खेलने को तो मैं भाइयों के साथ गिल्ली डंडे भी खेली, है ना, काच भी पीसी, मौज भी बनाई, है ना। इस तरह से वो बहुत सारे खेल खेलती हैं। पर उसकी गतिविधियाँ का दायरा घर के बाहर ही ज़्यादा रहता था। भाई का जो खेलने का गतिविधियाँ होता था वो घर से बाहर होता था, और इन बहनों की खेलने की गतिविधियाँ जो होती थी वो घर के अंदर ही होती थी। हाँ, इतना तो ज़रूर था कि उस ज़माने में लोग केवल अपने ही दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, वरना पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। मतलब केवल एक घर का दीवार एक ही तक सीमित नहीं रहता था, सभी घर ऐसा लगता था कि एक घर दूसरे घर से जुड़े हुए हैं। और कुछ परिवार तो ऐसा होता था जिसे लगता था कि हमारा अपना ही परिवार का हिस्सा है। आज तो मुझे बहुत ही शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी स्वयं जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना अधिक संकुचित, असुरक्षित और असहाय बना दिया है। अब का जीवन जो है, लोग फ्लैट में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वो कहाँ तक सीमित रहते हैं, केवल अपने घर तक ही। उससे ज़्यादा ना किसी के घर जाना पसंद करते हैं, ना आस पड़ोस में जाते हैं, है ना। मतलब पड़ोसी क्या होता है इसके बारे में तो वो भूल ही चुके हैं पहले की अपेक्षा। कम से कम मेरी 1 दर्जन आरंभिक कहानियाँ जो हैं, लेखिका कहती हैं, वो पूरा 1 दर्जन कहानियों का पात्र जो है वो उसके ही मोहल्ले से है, उसी मोहल्ले से है जहाँ इन्होंने किशोरावस्था गुजारा और युवा अवस्था का शुरुआत किया। 1-2 को छोड़कर बाकी कोई भी पात्र मेरे परिवार से नहीं है। कोई 1 ही 2 पात्र ऐसे हैं जो कि उनके परिवार से हैं, नहीं तो बाकी सभी पात्र जो हैं वो उनके आस पड़ोस से हैं। बस इसको देखते सुनते इनके बीच में ही बड़ी हुई थी, पर इतनी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे ये कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उसकी भाव भंगिमा, भाषा, किसी चीज़ को भी धुंधला नहीं किया था। मतलब उसके व्यवहार, भाषा, भाव, विचार, ये सब किसी चीज़ों को उनके मन में धुंधलापन नहीं आया था। और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े ही सहज भाव से वे उतरते चले गए। जब वो लिखती थी तो उन्हें जैसे ही याद करती थी तो एकदम सहज भाव, सरलता से उसके मन में उन सभी की छाप उतरते चली गई। वो कहती हैं कि उसी समय लिखते लिखते अचानक से दा साहब का याद आ गया, है ना। दा साहब एक व्यक्ति थे, उसका याद आ गया, और उसकी भी परिस्थिति अनुकूल वो भी हमारे मन में उतरते चले गए। महाभोजनी जब लिख रहे थे तभी की बात है ना, उस समय वो उतरते चले गए। और ये चीज़ हमारे मन के लिए एक आश्चर्यचकित विषय था, और एक सुखद आश्चर्य का, है ना। उस समय हमारे परिवार के लड़की के विवाह की अनिवार्य योग्यता थी उम्र 16 साल और मैट्रिक पास। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त कर ली थी। सुशीला, उसकी जो 2 साल बड़ी बहन थी, वो यह योग्यता प्राप्त कर ली थी। तो क्या हुआ कि उसका शादी करके वो कोलकाता चली गई, और उसके दोनों भाई भी जो थे वो भी पढ़ने के लिए बाहर चले गए।
भाई बहनों की छत्र छाया हटते ही पहली बार उसे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। मतलब नए सिरे से अपने वजूद यानी अपनी प्रतिभा का एहसास हुआ। और उसी समय पहली बार उसके पिता का ध्यान भी उसकी ओर केंद्रित हुआ। लड़कियों का जिस उम्र में स्कूल के शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी तथा कुशल पक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का यह आग्रह रहता था कि मैं रसोई घर से दूर ही रहूं, मैं रसोई घर में नहीं जाऊं, क्योंकि रसोई घर को उसके पिताजी भटियार खाना समझते थे। कहते थे कि ये भटियार खाना है और इसमें जो जाता है वो अपनी सारी क्षमता और प्रतिभा को भट्ठी में झोंक देता है। घर में आए दिन अनेक राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े रहते थे और उनके बीच जमकर बहस होती थी। सभी लोग जमकर बहस करते थे। अलग अलग प्रकार के राजनीतिक पार्टी होने के साथ जहाँ होता है वहाँ तो बहसबाजी होते ही रहती है। वही कहती हैं कि हमारे घर के आसपास बहुत सारे राजनीतिक पार्टियाँ होती थी और लोग जमकर बहस करते थे। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी अथवा नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहाँ बैठा लेते थे। लेखिका को भी उसके पिताजी वहाँ बैठा लेते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं भी वहाँ बैठूं और जानूं समझूं कि देश में क्या कुछ हो रहा है। उस समय देश में तो बहुत कुछ हो रहा था। 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, क्रोध से खौल रहा था। सभी लोग चाह रहे थे कि अब हमारे देश में ब्रिटिश शासन न रहे। किंतु विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके अपने आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ न थी। हाँ, क्रांतिकारियाँ तथा देशभक्त शहीद की रोमानियाँ आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। जब देश में कोई भी देशभक्त शहीद होता था तो लेखिका उसकी ओर आकर्षित हो जाती थी और उसकी कुर्बानियों को लेकर ये बहुत ही क्रोधित रहती थी। किसके प्रति? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति। अतः 10वीं कक्षा तक तो आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी तथा बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित किताबें भी पढ़ती थी। वो बिना किसी सोचे समझे किताब को पढ़ती थी, बिना मतलब का बहस सुनती थी। चुनाव से उसे कोई चुनाव के विषय में कोई जानकारी नहीं होता था, फिर भी वो बहस सुनती थी, है ना। किंतु सन 1945 में जैसे ही मैं 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका सुश्री शीला अग्रवाल से मेरी परिचय हुई। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहाँ मैंने कखारा सीखा, वहाँ 1 वर्ष पहले ही कॉलेज बना था। वह कॉलेज 1 वर्ष पहले ही बना था और उसी समय शीला वहाँ पे नियुक्त हुई थी। बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। वो मुझे साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाई। केवल पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने के बदले खुद ही चुन कर किताबें दी और पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 वर्ष बीतते बीतते साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर अज्ञेय जैनेन्द्र की छोटी छोटी सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत ज़्यादा आकृष्ट किया था। सुनीता बहुत ही लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, लेकिन उस समय वह मेरी समझ से सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ वर्ष बाद नदी के दीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांध लिया, उसी झोंके में शेखर को दोबारा पढ़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ, या शायद मूल्यों के मंथन का युग था। नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, बल्कि उन्हें ध्वस्त भी किए जा रहा था। और इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा नाटक पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहस की। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, वरना घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की परिस्थितियों को जानने,
समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से भी खींचकर उसे उस परिस्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया और सन 1946-47 के दिन वे परिस्थितियाँ उसमें वैसे ही भी तब घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियाँ, जुलूस, हड़तालें, भाषण, तरह तरह का लोग तरह तरह की चीज़ें करते थे, है ना, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा हमारे देश में आज़ादी को लेकर के लोग सतर्क हो गए थे। भाषण प्रत्येक शहर का चरित्र था तथा पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर एक युग का उन्मन। मैं भी तब युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावा में बदल दिया था। अब परिस्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और दूसरा घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा तो यहीं तक की थी। उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, उन्हें जानूं समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सब सड़कें नापती, लड़कियों को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था उन्हें संभालना, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा आंदोलन में जुड़ गई थी। और किसी की भी दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में खून की जगह लावा बहता है तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा डर कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना तथा अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से जो टक्कर लेने का सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की तब तक भी वह चलता ही रहा। मतलब उसके पिताजी से सभी लोग डरते थे, लेकिन ये अपने पिताजी से ही टक्कर लेती रही। वो मना भी करते थे, फिर भी ये नहीं मानती थी। यश कामना, बल्कि ये कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी कमजोरी थी और उनके जीवन की धुरी था। यह सिद्धांत के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करके दिखाने चाहिए कि समाज में उनका नाम रोशन हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो तथा वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं तो एक बार उनके कोप में से बच गई थी। एक बार कॉलेज की प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी स्वयं आकर मिले और बताएं कि मेरे गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आखिर क्यों ना की जाए। कॉलेज से पत्र आया कि उसे क्यों नहीं डिसिप्लिन में रखा जाए, है ना। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मेरे इतने बाल बच्चे इस कॉलेज में पढ़ लिए, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया, पता नहीं कि लड़की हमें कौन कौन सा दिन दिखाएगी। 4 बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी के साथ ये नौबत नहीं आया। इसीलिए मैं पड़ोस की एक सहेली के यहाँ चली गई, क्योंकि उस समय लेखिका को लगा कि अब मेरे पिताजी बहुत क्रोध में हैं, तो अभी मेरा घर में रहना सही नहीं होगा। और वो क्या की कि अपने पड़ोस में एक सहेली के यहाँ चली गई और माँ को कह दिया कि जब लौटकर कुछ गुब्बारे निकल जाएं तभी मुझे बुलाना। मतलब जब पिताजी का कुछ गुस्सा ठंडा हो जाए तभी मुझे बुलाना, बीच में मुझे नहीं बुलाना। तो आज हम लोग इतने ही पढ़ते हैं।